हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्टमक। देखिए, इस लेक्चर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे और हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हैं जो इस एग्जाम में पूछी जाती है। पहली चीज ये है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्टमक। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं। दिस इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एग्जाम। देन विल टॉक अबाउट द स्टमक बेड। दिस इज ए शॉर्ट नोट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. Then we'll move to the lymphatic drainage. Now this is the 5-star question. If you will see the previous exam question, you will find that it is very commonly frequently asked question. Plus you will have the clinical oriented scenario based question on this topic, that is the lymphatic drainage. Apart from that, we'll talk about the arterial supply in the brief and distribution of its nerve supply, particularly the vagal trunk. But as I told you, we'll have the two session of this stomach. So we'll discuss only the first two things today, that is the parts of the stomach and stomach bed in this lecture. So it is very brief about the embryology कि जब आप stomach पढ़ते हैं तो आपको एक basic concept पता होना चाहिए कि stomach begins as a dilatation of the tubular embryonic foregut during 5th week of life. ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो हमारा गट है वो एक ट्यूब की फॉर्म में होता है और जो पार्ट स्टमक बनाने वाला है वो पार्ट धीरे धीरे डायलेट हो जाता है। ठीक है, और डायलेट होके वो पार्ट क्या बना देता है, स्टमक। लेकिन ये पार्ट कब बनता है, ये पार्ट बनना शुरू होता है 5th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे। ड्यूरिंग द 7th वीक ऑफ जस्टेशन द टिपिकल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टमक एस्टैब्लिश। मतलब क्या हुआ, हमारा जो टिपिकल स्टमक है जो इस तरीके का होता है, ये जो मॉर्फोलॉजी है ये कब आती है, ये आती है एट द 7th वीक। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो बहुत बार वाइवा में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन कि स्टमक की एक बॉर्डर तो लंबी है, दूसरी बॉर्डर छोटी होती है। व्हाई देयर इज ए ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर। सो आंसर इज हियर दैट एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वॉल रिलेटिव टू द राइट एस्टैब्लिश द ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर। कौन सी वॉल तेजी से बढ़ रही है, योर लेफ्ट गैस्ट्रिक बॉर्डर। ठीक है, सो इसकी जो ग्रोथ है, द एक्सेलरेटेड ग्रोथ विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर, और जो वॉल उतनी स्पीडली नहीं बढ़ पाई वो क्या रह गई, लेसर कर्वेचर। देन ड्यूरिंग द 6th वीक द प्रिमिटिव स्टमक लाइज अगेंस्ट द T10 to T12। देखिए, इनिशियली हमने शुरू किया 5th वीक पे बनना, और जब ये 5th और 6th वीक पे आप देख रहे हो तो ये बन रहा है T10 से T12 लेवल पे। ठीक है, लेकिन जब 7th वीक एंड हो रहा है या 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ स्टार्ट हो रही है, तब ये स्टमक डिसेंड कर गया और कहां आ गया, इसकी डेफिनेट पोजीशन दैट इज T11 to L3। ठीक है, तो ये कहां आ गया, इट कम्स फ्रॉम T10 to T11 एंड T12 to L3। ठीक है, L2 L3। सो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ डिसेंड ऑफ द स्टमक। ठीक है, सो अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि विच आर द ऑर्गन्स इन द बॉडी जो कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डेवलप हुए और एडल्ट लाइफ में डिसेंड होके अपनी डेफिनेटिव पोजीशन पे आए। उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है हार्ट। अगर आप हार्ट देखोगे तो वो सर्वाइकल रीजन में डेवलप होता है। अगर आप डायफ्राम देखोगे तो वो सर्वाइकल रीजन में डेवलप होता है। अगर हम ये स्टमक की बात कर रहे हैं तो ये भी ऊपर डेवलप हुआ और 2 से 3 वर्टिब्रल लेवल नीचे डिसेंड हो गया। इसी तरह से टेस्टिस होते हैं जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे डेवलप होते हैं, लंबार रीजन से होते हुए वो स्क्रोटम में जाके सेट हो जाते हैं। सो यहां पे जो सवाल हुआ वो ये हुआ कि नेम द ऑर्गन्स जो कि डिसेंड करते हैं। ठीक है, so this is what is about the embryology in very brief related to the stomach. Now when you will see the stomach, anatomy की बात जब हम करेंगे और आप जब stomach पकड़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि it is a dilated part. It is the most dilated part of your alimentary tract, interposed between the esophagus and duodenum. हमें पता है कि जब आप स्टमक देखते हैं तो स्टमक के 2 एंड है, अपर एंड लोअर एंड। ये एंड किसके साथ कंटिन्यू करता है, एसोफेगस के साथ। ये एंड किसके साथ करता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum के साथ। ठीक है, it lies mainly in the left hypochondrium, epigastrium and umbilical region. ये आपका क्वेश्चन है, this is the question of your exam, कि जब हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में स्टमक मिलता है। सो स्टमक ऑक्यूपाई 3 क्वाड्रेंट्स, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन। क्लियर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, यानी ये वाला एंड भी इसका फिक्स होता है, ये वाला एंड भी इसका फिक्स होता है।
ठीक है, लेकिन जो इसका मिडिल पोर्शन है, ये मिडिल पोर्शन मूवेबल होता है। क्लियर? सो द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन मतलब क्या हो गया? गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन मतलब स्टमक और इसोफेगस, यानी ये वाला जंक्शन हो गया। द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन इज द कार्डियक एंड, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिया और कार्डिया एंड, and it is most fixed part of the organ which lies 2.5 centimeter to the left of midline at the level of T10 vertebra. कौन सा वर्टिब्रा? T10 vertebra, and it is behind the 7th costal cartilage. ठीक है, सो इस एंड के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला लैंडमार्क क्या है कि अगर हम मिडलाइन बनाएंगे, ठीक है, तो यहां पे अगर आपका ये जिफॉइड प्रोसेस होगा तो ये कौन सा कार्टिलेज होगा? 7th कॉस्टल कार्टिलेज। कौन सा कॉस्टल कार्टिलेज? 7th कॉस्टल कार्टिलेज। कौन सी साइड का? लेफ्ट साइड का। कौन सी साइड का? लेफ्ट साइड का। सो अगर ये मेरा इंटर एब्डोमेन वॉल है तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? सब कॉस्टल एंगल। इस सब कॉस्टल एंगल पे आपको काउंट करनी है रिब्स। रिब्स काउंट करके जो 7th रिब है उसका जो कॉस्टल कार्टिलेज है, उस 7th कॉस्टल कार्टिलेज पे मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए ये वाला एंड, अपर एंड ऑफ स्टमक। ठीक है, ये सरफेस मार्किंग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि जब आप सरफेस मार्किंग में स्टमक का अपर एंड मार्क कर रहे हैं तो आपको 7th लेफ्ट कॉस्टल कार्टिलेज के पास ही इस एंड को बनाना है। ठीक है, देन देयर इज ए नो एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर एट अपर एंड। यहां पे कोई एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर नहीं होता। एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर का मतलब क्या हुआ? देखिए, इंस्फिंक्टर जो होते हैं वो जनरली मसल से बनते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, और जब आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट देखते हो तो सिंपैथेटिक इफेक्ट की वजह से इंस्फिंक्टर कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जो मैकेनिज्म है इंस्फिंक्टर का बंद होना और खुलना, ये क्यों हुआ? बिकॉज आपकी मसल्स जो हैं वो काम कर रही हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कार्डियक एंड की, यहां पे मसल्स का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, यानी एनाटॉमिकली कोई इस तरीके का इंस्फिंक्टर नहीं है। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स को इसोफेगस में आने से रोकती है? और वो है सिर्फ और सिर्फ योर फिजियोलॉजिकल इंस्फिंक्टर, और जो बनता है डायफ्राम से। किससे बनता है? डायफ्राम की जो आपकी इसोफेजियल ओपनिंग है वहां पे आपको मिलता है लोअर इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। ठीक है, प्लस जो हमारा गैस्ट्रो इसोफेजियल एंगल होता है, ये दोनों चीजें मिलकर फिजियोलॉजिकल इंस्फिंक्टर बनाती हैं। ठीक है, सो there is a only physiological mechanism which prevent the regurgitation of the contents, and it is 40 centimeter from incisor teeth. Clear? इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहां पे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार पूछा जाता है कि इस एंड और इस एंड के इंस्फिंक्टर मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। आने वाली स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि यहां पे कोई भी एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर नहीं होता है। देन द गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ड्यूडिनो मतलब ड्यूडिनम। अब हम आ गए इस लोअर एंड पे। सो गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन इज नोन एज पाइलोरस। गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन का नाम क्या है? पाइलोरस। इट इज द रिकमेंड पोजीशन जब आप लेटे हुए हो। इन दैट पोजीशन द स्टमक एम्प्टी एंड दिस लाइज एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्रा। ये किस लेवल पे होता है? L1 वर्टिब्रा पे होता है। ठीक है, तो जब भी हम स्टमक का एक्सटर्नल फीचर देख रहे हैं, हमें दो तीन चीजें याद रखनी है कि स्टमक का एक अपर एंड है, एक लोअर एंड है। ये कार्डियक एंड कहलाता है, पाइलोरिक एंड कहलाता है। ये दोनों एंड फिक्स होते हैं। यहां पे फिजियोलॉजिकल इंस्फिंक्टर है, यहां पे एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर है। ये बीच वाला पार्ट फिक्स नहीं है जो कि डिस्टेंशन शो करता है। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट parts of the stomach? So what are the presenting parts of the stomach? So presenting part of the stomach are fundus, body, pyloric part and greater and lesser curvature. ठीक है, इस पाइलोरिक पार्ट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है पाइलोरिक एंट्रम, एक क्या कहलाता है? पाइलोरिक एंट्रम, और दूसरा कहलाता है पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, सो व्हेन यू विल हैव द स्टमक इन योर हैंड इन वाइवा, दिस इज द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्टमक? सो पार्ट्स ऑफ स्टमक में क्या बोलना है आपको? फंडस, बॉडी, पाइलोरिक पार्ट जिसके दो पार्ट है, एंट्रम एंड कैनाल, एंड ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर। ठीक है, सो नाउ इन दिस डायग्राम
वी आर एबल टू अप्रिशिएट ऑल द प्रेजेंटिंग पार्ट्स। देखिए यहां पे सबसे पहले जब आप इस स्टमक को देखते हैं तो हमें करना क्या है, एग्जाम में दोनों एंड्स को फील करना है, ठीक है। जब आप अपर और लोअर एंड को फील करोगे, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि यहां पे आपको कोई थिकनिंग फील नहीं होती। क्यों फील नहीं होती? बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि यहां पे कोई भी एनाटॉमिकल इंस्फिंक्टर नहीं है, यानी कोई भी मस्कुलर रिंग नहीं है जो इंस्फिंक्टर की तरह काम करे। ये सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इंस्फिंक्टर का काम करता है। लेकिन यहां पे ये जो थिकनिंग आप देख रहे हो, ये थिकनिंग है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ये थिकनिंग क्या है? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, जो सर्कुलर मसल के वजह से रिंग की फॉर्म में है। तो जब हम डिसेक्शन में दोनों एंड को फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस एंड पे अंदर की तरफ एक नोड्यूलर थिकनिंग फील होती है, और वो जो थिकनिंग है, जो बैंड लाइक नोड्यूलर लाइक थिकनिंग है, वो थिकनिंग क्या है? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर है, ठीक है। और यहां पे जहां आपको कोई थिकनिंग फील नहीं होगी, वो एंड क्या है? कार्डियक एंड है। तो सबसे पहले जब भी आप स्टमक हाथ में लें, मेक श्योर कि कौन सा अपर एंड है, कौन सा लोअर एंड है। दूसरी चीज कि जब आप इस चीज से श्योर हो जाएं, देन ग्रेटर कर्वेचर को किधर रखना है? लेफ्ट साइड में। लेसर कर्वेचर को किधर रखना है? राइट साइड में। ऑटोमेटिकली इट कम्स इन द इट्स पोजीशन कि ये एंटीरियर सरफेस होगी और पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज कि जब हम इसके पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये जो आपका इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक का जो एंगल है, ये एंगल कहलाता है कार्डियक नॉच, और इसका दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ हिस। व्हाट इज दैट? इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ हिस। सो एंगल ऑफ हिस कहां बना? एंगल ऑफ हिस बना लेफ्ट बॉर्डर ऑफ इसोफेगस एंड दिस गैस्ट्रिक एंगल, है ना। ये जो गैस्ट्रिक बॉर्डर है और लेफ्ट बॉर्डर ऑफ इसोफेगस, इसके बीच में ये जो डिप्रेशन है, दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच और एंगल ऑफ हिस। इस कार्डियक नॉच से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो ये ऊपर वाला पार्ट बना, ये कहलाया फंडस। ये क्या कहलाया? फंडस। अब यहां पे इस फंडस से लेके, और अगर आप लेसर कर्वेचर को ट्रेस करोगे तो यहां पे एक आपको एंगल बनता हुआ दिख रहा है नीचे। ये जो एंगल बना, ये एंगल कहलाया इंसिसूरा एंगुलरिस। ये एंगल क्या कहलाया? इंसिसूरा एंगुलरिस। यानी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्टमक पे आपको कितने एंगल याद रखने हैं? दो। पहला एंगल ऑफ हिस और दूसरा इंसिसूरा एंगुलरिस। एंगल ऑफ हिस कहां है? इनिशियल पॉइंट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, जहां से ग्रेटर कर्वेचर स्टार्ट हो रहा है। सो ग्रेटर कर्वेचर की स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या है? एंगल ऑफ हिस और कार्डियक नॉच। और लेसर कर्वेचर के लोअर पार्ट में क्या है? इंसिसूरा एंगुलरिस। तो एक एंगल तो लेसर कर्वेचर के अलोंग है लोअर पार्ट में, एक एंगल ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग है अपर पार्ट में, ठीक है। ये जो इंसिसूरा एंगुलरिस है, यहां से अगर आप एक लाइन ग्रेटर कर्वेचर की तरफ खींचेंगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन है इस बॉडी का लोअर कनेक्शन, ये इस बॉडी का लोअर लिमिट है। और इस लाइन के बाद ये जो पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट कहलाया पाइलोरस। इस पाइलोरस के दो पार्ट हो गए, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। और कैनाल कहां टर्मिनेट हुई? इस पाइलोरिक इंस्फिंक्टर पे, जहां से ये शुरू हो गया आपका ड्यूडेनम। क्या शुरू हो गया? ड्यूडेनम। सो जब आप यहां पे इस पूरे ऑर्गन को ढंग से देखोगे तो इसके पार्ट क्या क्या है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज नोन एज फंडस, दिस इज द बॉडी, देन यू हैव दिस पाइलोरस, जिसके दो पार्ट हमने किए, एक हो गया पाइलोरिक एंट्रम, एक हो गया पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। ये हो गया आपका लेसर कर्वेचर, ये हो गया हमारा ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर पे ऊपर क्या हो गया? ये कार्डियक नॉच। लेसर कर्वेचर पे क्या हो गया? इंसिसूरा एंगुलरिस, ठीक है। सो ये हो गए हमारे प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द स्टमक, जो आपको बहुत इजी है अंडरस्टैंड में, एंड यू शुड एबल टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। क्लियर? नाउ व्हाट आर द पेरिटोनियल रिलेशन? जब हम पेरिटोनियल रिलेशन की बात करेंगे तो स्टमक इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड बाय पेरिटोनियम। इसका मतलब स्टमक क्या हो गया? स्टमक हो गया इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या चीज स्ट्राइक होती है कि अगर ऑर्गन इंट्रा पेरिटोनियल है तो क्या होने चाहिए? इसके चारों ओर पेरिटोनियल लिगामेंट्स या पेरिटोनियल फोल्ड्स होने चाहिए। ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी भी इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन की बात करेंगे, हमें ये चीज याद रखनी है कि वो ऑर्गन या तो पेरिटोनियल फोल्ड या पेरिटोनियल लिगामेंट से कनेक्टेड होगा, ठीक है।
So because it is completely invested by the peritoneum, it is again the example of intraperitoneal organ, and this peritoneum passes in a double layer. ठीक है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. इन द क्लास ऑफ माई पेरिटोनियम आई टोल्ड यू कि लिवर और स्टमक के बीच में एक डबल फोल्ड है, दैट इज नोन एज लेसर ओमेंटम. सो दैट एरिया बिटवीन द लिवर एंड स्टमक इज नोन एज लेसर ओमेंटम. और स्टमक का जो लेसर ओमेंटम है उसके दो पार्ट हम पढ़ते हैं, एक स्टमक और लिवर के बीच का कनेक्शन, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट, एंड एक स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम का कनेक्शन, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोड्यूडिनल लिगामेंट. ठीक है, उसके बाद जब आप ग्रेटर कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर कर्वेचर से हमें एक बड़ा एप्रन लाइक एक्सपांशन मिलता है, दैट इज नोन एज ग्रेटर ओमेंटम. Now, apart from the greater omentum, there are other peritoneal folds also, जो कि इस स्टमक को सराउंडिंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहे हैं. वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपके डायफ्राम के साथ, दैट इज गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, दैट इज नोन एज गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट. एक हो गया स्टमक और स्प्लीन के साथ गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, और एक हो गया स्टमक और कोलोन यानी ट्रांसवर्स कोलोन के साथ गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट. लेकिन गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट इन्फेंट में नहीं होता, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड. गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट धीरे धीरे बनता है फ्यूजन से. किसके फ्यूजन से? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन एंड पोस्टीरियर लेयर ऑफ ग्रेटर ओमेंटम के फ्यूजन से. क्लियर? नाउ व्हाट इज अबाउट द फंडस? सो फर्स्ट प्रेजेंटिंग पार्ट हम बात कर रहे हैं फंडस की. देखिए, फंडस जो है ये वो एरिया है जब आप डिसेक्शन करोगे तो नजर नहीं आएगा. आपने एंट्री एब्डोमेन वॉल हटा दिया, एंट्री एब्डोमेन वॉल हटाने के बाद सबसे पहली चीज हमें क्या दिखी? हमें ग्रेटर ओमेंटम दिख रहा है, हमें पार्ट ऑफ स्टमक दिख रहा है, लिवर दिख रहा है, रिब केज की बॉर्डर्स दिख रही हैं, लेकिन हमें फंडस नहीं दिख रहा है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द फंडस इज द पार्ट विच प्रोजेक्ट्स अपवर्ड. किधर की तरफ है? ये अपवर्ड है, क्योंकि जब आप स्टमक का इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये जो अपर पोर्शन है, ये अपर पोर्शन क्या है? दिस इज योर fundus. This is your fundus. Clear? Above the level of cardiac end. ये cardiac end के ऊपर है and it is contact with the left dome of the diaphragm. ठीक है? So अगर हम यहां पे मार्क करेंगे तो ये आपका left dome of diaphragm है. ठीक है? Left side है ये मेरा. Clear? So ये क्या हो गया? This is the left dome of the diaphragm. इस left dome of diaphragm के नीचे अगर आप यहां पे इस स्टमक का पूरा आउटर सरफेस बनाएंगे तो ये तो ग्रेटर कर्वेचर है, ये ऐसे जा रहा है और यहां पे इसोफेजियल एंड होगा. क्लियर? तो यू कैन सी दैट ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है फंडस. ये क्या है? फंडस. और ये जो फंडस है ये इस कार्डियक पार्ट के अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो उसके ऊपर है. ठीक है? सो यहां पे जो ये फंडस वाला एरिया है, ये फंडस वाला एरिया किससे कवर है? क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज ये इस डायफ्राम से कवर है. ठीक है? और ये डायफ्राम से कवर एरिया कहलाता है ट्रॉप्स स्पेस. ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके वाइवा के लिए. व्हाट इज ट्रॉप्स स्पेस? ट्रॉप्स स्पेस क्या है? एक्चुअली यहां पे ये जो एरिया है ये ट्रॉप्स स्पेस है जहां पे हमेशा क्या है? गैस भरी हुई है. देखिए, इट इज यूजुअली फुल विद द सॉलिड एयर. जो हम सॉलो करते हैं एयर, वो जाके स्टमक के इस पार्ट में जाके कलेक्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फंडस. और ये जो फंडस है ये इस डोम ऑफ डायफ्राम के नीचे है, और ये डायफ्राम के ऊपर क्या है? ये एक शैडो है, ये हार्ट है. ठीक है? तो अगर आप परकशन करते हो तो हार्ट की लोअर बॉर्डर कहां पे खत्म हो जाएगी? कैसे पता चलेगा? जैसे ही हार्ट का परकशन जो डल नोट है, हार्ट की परकशन कैसी होती है? डल. ये डल नोट टिम्पैनिक नोट में कन्वर्ट हो जाएगी. क्यों? बिकॉज ये क्या है? गैस. ये क्या है? गैस. और ये क्या है? यहां पे आपका हार्ट है. क्लियर? सो हार्ट की परकशन क्या होती है? कार्डियक डलनेस, डल होती है. लेकिन यहां पे ट्रॉप्स एरिया क्या होता है? टिम्पैनिक होता है परकशन पे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज ए टिम्पैनिक ऑन परकशन, एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर एबल टू find out the gas under the left dome of diaphragm. देखिए, there are two things which you have to remember. पहली चीज ये है कि right dome of diaphragm के नीचे यहां गैस होती है क्या? Answer is no. Right dome of diaphragm के नीचे गैस is not a normal finding. लेकिन लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम के नीचे अगर गैस मिलती है एक्सरे में तो इट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग. क्यों? बिकॉज ये फंडस है. यहां पे तो नॉर्मली गैस कलेक्ट होती ही है.
और दूसरा इसका क्या यूज है, दूसरा यूज ये है कि जब आप कार्डियक डलनेस को नीचे की तरफ फॉलो करोगे तो हाउ टू आइडेंटिफाई द लोअर बॉर्डर ऑफ हार्ट ऑन परकशन, दैट दिस परकशन विल चेंज इनटू द टिम्पैनिक नोट। ठीक है, तो ट्रॉप्स एरिया की दो इंपॉर्टेंस हो गए। एक, ट्रॉप्स एरिया क्या होता है, इट इज डिमार्केटेड और इट इज द एरिया जहां पे फंडस होता है जिसमें गैस होती है, और दूसरा कि ट्रॉप्स एरिया के ऊपर कार्डियक डलनेस वाला एरिया होता है। ठीक है, what is angle of His? I just told you that angle of His is known as cardiac notch or cardiac incisura. It is a angle between the fundus with left margin of esophagus. ठीक है, सो ग्रेटर कर्वेचर जहां स्टार्ट होता है वहां पे ये जो लेफ्ट मार्जिन ऑफ एसोफेगस है और फंडस है, इसके बीच का एंगल क्या है, आपका एंगल ऑफ हिस। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द बॉडी और द कॉर्पस ऑफ द स्टमक? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। ये कैसा पार्ट है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द फंडस टू द एंगुलर इंसिसूरा। कहां से कहां तक होगा कि जब आप स्टमक ड्रॉ करोगे तो ये जो आपने स्टमक बनाया, ये वाला एंगल क्या कहलाया? दिस इज नोन एज इंसिसूरा एंगुलरिस। इस इंसिसूरा एंगुलरिस से एक लाइन बनाई जो ग्रेटर कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है। ये आपने यहां से ये वाला एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ये हो गया फंडस। ये जो बीच का पार्ट है, ये बीच का पार्ट क्या कहलाया? बॉडी ऑफ योर स्टमक। सो बॉडी सबसे बड़ा एरिया है एंड इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फंडस, यानी यहां से लेके एंड एंगुलर इंसिसूरा। ठीक है, एंड ऑन द लोअर पार्ट you have the lesser curvature. Clear? So this is, it should be very clear कि बॉडी कहां से कहां तक है। तो ऊपर बॉडी के फंडस है और बॉडी के नीचे फिर क्या स्टार्ट हो गया? योर पाइलोरिक एरिया, पाइलोरस। ठीक है, now what is pyloric part? I told you that the pyloric part is having the two areas. One is known as pyloric antrum, another is known as pyloric canal. So this extends from the incisura angularis to the gastroduodenal junction. मतलब क्या हुआ कि ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारा बॉडी हो गया। नाउ हेयर यू विल हैव दिस ड्यूडिनम। क्लियर? सो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से पहले ये जो आपका एंड आया, ये जंक्शन क्या कहलाया? गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन। इस जंक्शन से पहले यहां पे जो इंसिसूरा एंगुलरिस था, ये पूरा कंपोनेंट है आपका पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, सो पाइलोरिक पार्ट कहां से कहां तक होता है? इट इज फ्रॉम दिस इंसिसूरा एंगुलरिस टू दिस गैस्ट्रोड्यूडिनल जंक्शन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमली पाइलोरिक एंट्रम एंड इट नैरो डाउन डिस्टली इनटू द पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, सो ये जो आपका आगे वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट क्या कहलाया? दिस पोर्शन इज नोन एज पाइलोरिक कैनाल और ये वाला एरिया क्या कहलाया? पाइलोरिक एंट्रम। So, इसके दो पार्ट हो गए, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। द सर्कुलर मसल ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द कैनाल इज पाल्पेबली थिकन्ड। आई टोल्ड यू दिस इनिशियली कि जब हम एनाटॉमिकली स्टमक को होल्ड करना चाहते हैं और उसका अपर एंड लोअर एंड पता करना चाहते हैं, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पाइलोरिक एंड जो है, इसके अंदर आपको एक थिकनिंग फील होती है और वो थिकनिंग क्या है? दैट इज योर सर्कुलर मसल मॉडिफिकेशन एंड इट इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो दिस इज नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। एंड ये सबसे बड़ा एक और यहां पे सवाल आ जाता है कि जब आप इंट्रा एब्डोमिनली, यानी जब हम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो देखिए आपने डिसेक्शन की तो बात कर ली कि हमने इसको फील करके देख लिया थिकनिंग को, लेकिन जब हम इंट्रा एब्डोमिनली बात कर रहे हैं तो हमें पता है ये एरिया फिक्स है, ये एरिया फिक्स है, ये एरिया फिक्स है। अब अगर मुझे पाइलोरिक स्फिंक्टर वाला एरिया पता करना है तो कैसे पता करूंगा? तो देखिए यहां पे होती है एक वेन, दिस इज योर गैस्ट्रिक वेन, यहां पे है एक वेन अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। इन दोनों वेन्स को कनेक्ट करती हुई यहां पे एक और वेन मिलती है। ये जो वेन है, इट इज एंटीरियर टू द पाइलोरिक एंड एंड दिस वेन इज नोन एज प्री पाइलोरिक वेन। प्री मतलब पहले, किसके पहले? पाइलोरस के पहले। सो प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। सो दिस प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो is a indication or it indicate on the anterior surface of pylorus. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इवन यू हैव दिस क्वेश्चन इन वाइवा कि प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयोज कहां मिलती है। सो अगर प्री पाइलोरिक नाम पहले ही आ गया, इट इज वेरी इजी,
बट अगर मैं पूछता हूं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द पाइलोरस इंट्रा एब्डोमिनली ड्यूरिंग द सर्जरी, आंसर इज विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। क्लियर? द पाइलोरिक कैनाल लाइज एट द ट्रांसपाइलोरिक, देखो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हम जब पढ़ते हैं तो उसका नाम में पाइलोरस क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द स्टमक। ठीक है, और ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है ये होता है लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे। ये कहां होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे। ठीक है, तो जब आप स्टमक देखोगे तो ऑटोमेटिकली इसको आपको कहां रखना है? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे रखना है। ये करता क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर करता क्या है? इट कंट्रोल्स द आउटफ्लो ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द ड्यूडेनम। यानी जब ये स्फिंक्टर रिलीज होगा तो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट्स किधर आ जाएगा? आपके ड्यूडेनम में आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई जहां पे ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाया तो क्या होगा? गैस्ट्रिक कंटेंट्स की जो एम्प्टी है वो स्टॉप हो जाती है। इसलिए पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई प्लस योर लोकल हार्मोनल सिक्रीशन के अंडर में कंट्रोल होता है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द एंटीरियर रिलेशन? नाउ व्हेन यू विल सी द एंटीरियर रिलेशन, सबसे पहले यहां क्या था? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल था। सो द पहला एंटीरियर रिलेशन क्या है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। आपने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हटा दिया तो अब हमें क्या मिल रही है? दीज आर योर मार्जिन्स ऑफ योर रिब्स। ठीक है, सो यहां पे लेफ्ट साइड में कौन से रिब्स हैं? लेफ्ट रिब्स। लेफ्ट साइड में कौन से रिब्स हैं? लेफ्ट रिब्स। अपार्ट फ्रॉम द लेफ्ट रिब्स हमें और क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि यहां से ये वाला पार्ट क्या है? लीवर है। ये वाला पार्ट क्या है? लीवर का लेफ्ट लोब है। सो ये जो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है ये भी क्या है? इसका एंटीरियर रिलेशन है। यहां भी आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है जो कि हमारा पाइलोरिक पार्ट है, ये पाइलोरिक पार्ट यहां नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपका एक और लोब है। इट इज अगेन द पार्ट ऑफ योर लीवर। यहां पे आप ये देख रहे हैं कि स्टमक आ गया। इस स्टमक के आगे क्या है? डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम है। सो व्हेन यू विल सी द एंटीरियर रिलेशन यू हैव द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर कहां है? ये आपका लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर है। दूसरा क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर। क्वाड्रेट लोब कहां होता है? यहां होता है। इन दिस एरिया यू हैव द क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर। ठीक है, इस एरिया को आप डिसेक्शन में बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब हम यहां पे डिसेक्शन करते हैं तो पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम हमें कैसा नजर आता है? ग्रीन नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि यहां पे आपका एक गॉल ब्लैडर है इसके नीचे। ठीक है, तो उसकी जो बाइल होती है वो इसको स्टेन कर देती है। ठीक है, सो यहां पे क्या है? आपका क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर है। और यहां पे कौन सा लोब है? योर लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम है। ये लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम स्टमक को किससे सेपरेट कर रहा है? लेफ्ट लंग से सेपरेट कर रहा है। और साथ में किससे सेपरेट कर रहा है? हार्ट से सेपरेट कर रहा है। स्प्लीन यहां होती है। ठीक है, सो स्प्लीन जो होती है इसका कुछ पोर्शन तो फंडस को ओवरलेप करता है। ठीक है, और कुछ पोर्शन इसके स्टमक के पीछे चला जाता है। ठीक है, सो अगर आप स्प्लीन को देखोगे, इन माई वीडियो ऑफ द स्प्लीन आई टोल्ड यू देयर इज ए गैस्ट्रिक इंप्रेशन, और वो गैस्ट्रिक इंप्रेशन किससे बनती है? फंडस ऑफ द स्टमक से बनती है। सो बट ऑब्वियसली स्प्लीन इज ऑल्सो हेयर इन द रिलेशन ऑफ योर stomach. Apart from that we have the rib cage. Now below the costal margin of the stomach there is a direct contact with the anterior abdominal wall and that is known as gastric triangle. So gastric triangle कहां मिलेगा? देखिए gastric triangle मिलेगा उस एरिया में जहां पे स्टमक एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में। तो यहां पे gastric triangle अगर हम बनाएं तो ये क्या है? यहां पे होगा ट्रांसवर्स कोलोन। क्या होगा यहां पे? ट्रांसवर्स कोलोन होगा। ठीक है, दिख क्यों नहीं रहा ट्रांसवर्स कोलोन? बिकॉज वो कवर्ड है। किससे कवर्ड है? इस ओमेंटम से कवर है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। और यहां पे ये क्या है? रिब केज है। यहां पे ये क्या है? आपका लीवर है। और ये क्या है? दिस इज योर कोलोन। और आगे क्या आ गई? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो इस एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, और यहां पे आपको ट्राइंगुलर एरिया दिख रहा है। इस ट्राइंगुलर एरिया को नाम देते हैं हम गैस्ट्रिक ट्राइंगल। सो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज गैस्ट्रिक ट्राइंगल? गैस्ट्रिक ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ द स्टमक which is in direct contact with the anterior abdominal wall and it is bounded one side by the left margin of the ribs, another side by the margin of liver, below by the transverse colon. ठीक है, सो ये वाला एरिया लेकिन तभी विजिबल होगा जब आपका ये जो कोलोन है ये ऊपर नहीं आ जाए।
इन सम कंडीशंस ये जो आपका ट्रांसवर्स कोलोन है इट कम्स हेयर, अगर सपोज करो ट्रांसवर्स कोलोन यहां आ गया तो क्या आपको गैस्ट्रिक एरिया मिलेगा? नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एबल टू फील द गैस्ट्रिक ट्राइंगल बिकॉज इन दिस कंडीशन योर कोलोन असेंड्स। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गैस्ट्रिक ट्राइंगल कि गैस्ट्रिक ट्राइंगल जो है वो कहां है और उसकी बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्टमक बेड? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टमक बेड का मतलब क्या हुआ? देखिए बेड का लिटरल मीनिंग हो गया पोस्टीरियर रिलेशन। कोई भी चीज जो हमारे पीछे है वो क्या कहलाए? बेड। इसी तरह से जो स्टमक के पीछे है वो क्या कहलाया? स्टमक बेड। क्लियर? सो द बिहाइंड द स्टमक देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर एंड दोज कंप्राइजेस द स्टमक बेड। It is as simple as that. Now the posterior wall of the stomach is covered by the peritoneum of the anterior wall of lesser sac. मतलब क्या हुआ कि ये जो lesser sac है, इस lesser sac के आगे क्या है? इस lesser sac के आगे है हमारा स्टमक। तो सपोज ये स्टमक है, ठीक है, और ये क्या है? lesser sac. So lesser sac की तो anterior wall और स्टमक की posterior wall कॉमन हो गई ना? क्लियर? So it is the same thing written here that when you will see the posterior wall of the stomach, it is covered by the anterior wall of lesser sac. ठीक है, so ये lesser sac की anterior wall है, ये lesser sac की posterior wall है। So lesser sac की anterior wall किसको cover कर रही है? Posterior surface of stomach को cover कर रही है। The bed is covered by the posterior wall of lesser sac. मतलब यहां पे अब जो स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं, यहां पे इसके पीछे जो भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, ये स्ट्रक्चर किससे कवर्ड है? इस पोस्टीरियर वॉल से कवर है। और ये जो पोस्टीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल किसकी वॉल हो गई? एंटीरियर वॉल ऑफ दीज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहां पे ये जो दो लाइन लिखी हुई हैं, इनका क्या मतलब है कि द पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक कवर्ड बाय, पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक कवर्ड बाय एंटीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक। दूसरी चीज, द बेड इज कवर्ड बाय, ये जो बेड है, ये बेड किससे कवर है? पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेसर सैक से कवर है। ठीक है, सो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ये ऑर्गन क्या हो गए? रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, सो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कवर्ड है पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक से। उसके बाद लेसर सैक खुद आ गया और उसकी एंटीरियर वॉल के आगे क्या है? स्टमक है। ठीक है, देन द बेड कंसिस्ट ऑफ, अब इस एरिया में यहां पे क्या क्या मिलने वाला है? ये ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है। इसमें मिलने वाला है हमें सबसे पहली चीज लेफ्ट क्रस एंड डोम ऑफ द डायफ्राम। दूसरी चीज स्प्लेनिक आर्टरी, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, ट्रांसवर्स कोलोन, अपर पार्ट ऑफ योर लेफ्ट किडनी, देन लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड, स्प्लीन एंड योर कोलिक फ्लेक्सर। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको नोट डाउन रखनी है, ये आपको याद रखनी है। एंड दीज आर एक्चुअली द मेन स्ट्रक्चर जो कि स्टमक बेड बनाते हैं। क्या क्या है? डोम ऑफ डायफ्राम कौन सी साइड का? लेफ्ट साइड का, विद लेफ्ट क्रस्ट, क्योंकि डोम आगे से होता हुआ पीछे भी जा रहा है। ठीक है, स्प्लीन, स्प्लेनिक आर्टरी, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्राइनल ग्लैंड एंड लेफ्ट फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन और स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन। सो वो चीज आप इस डायग्राम में देखो। यहां पे आप सबसे पहले क्या अप्रिशिएट करोगे कि जब हम इस डायग्राम में स्टमक को देखेंगे तो ये हमारा स्टमक है, ये क्या है? दिस इज योर स्टमक। ठीक है, स्टमक की पोस्टीरियर वॉल किससे बनी हुई है? मैंने बताया अभी, एंटीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक से। सो ये लेसर सैक है। सो ये लेसर सैक क्या बना रहा है? दिस लेसर सैक की जो पेरिटोनियम है ये स्टमक की पोस्टीरियर वॉल बना रही है। ये आपकी पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक है। ये क्या है? पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक है। और इस पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेसर सैक के पीछे ये जितना भी स्ट्रक्चर है, ये एरिया क्या कहलाया? स्टमक बेड कहलाया। ठीक है, अब यहां पे इस स्टमक बेड में हमें और क्या क्या मिल रहा है? इस स्टमक बेड में हमें मिल रहा है यहां पे, ये हो गई आपकी किडनी। कौन सी किडनी? लेफ्ट किडनी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और आपने इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया तो हम नीचे से देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन, तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट किडनी है। और लेफ्ट किडनी के ऊपर अगर हम इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करें स्प्लीन को, तो ये वाला पार्ट भी बेड में आ रहा है। ठीक है, सो स्प्लीन आ गया, लेफ्ट किडनी आ गई, लेफ्ट किडनी के ऊपर आपका लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड आ गया। ठीक है, और यहां से जो आर्टरी निकलेगी जो ऐसे जा रही है, दिस इज स्प्लीनिक आर्टरी, जो इस
कनेक्शन में चली गई, इस कनेक्शन का नाम क्या हो गया, स्प्लीनो-रीनल लिगामेंट, उसमें चली गई। ठीक है, सो ये चीज आपको समझनी है कि ये जो लेसर सैक है, ये लेसर सैक क्या कहलाता है, ओमेंटल बर्सा, और ये ओमेंटल बर्सा इस स्टमक के बेड का बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, और इस ओमेंटल बर्सा या लेसर सैक के पीछे के जो स्ट्रक्चर हैं, जो रेट्रोपेरिटोनियल हैं, वो और ये ओमेंटल बर्सा मिलके क्या बना रहे हैं, स्टमक बेड बना रहे हैं। ठीक है, नाउ यहां पे एक और चीज हम अप्रिशिएट करेंगे कि इस डायग्राम में आप ये देखिए कि ये आपकी क्या है, किडनी है। कौन सी साइड की, लेफ्ट किडनी है। इस लेफ्ट किडनी के ऊपर ये क्या है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है। ठीक है, अब हमें स्टमक इधर लाना है, सो यहां पे स्टमक का ओरिएंटेशन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, सो उसको अगर हम देखें तो ये कैसे होगा, ये देखिए यहां पे क्या हुआ, फिर से देखें कि ये हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इस पे पहले हम सारे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स लगा देते हैं। तो हमने पहले क्या लगा दिया, किडनी लगा दिया, किडनी के ऊपर हमने क्या लगाया, पैंक्रियाज, ये क्या है, पैंक्रियाज। ठीक है, और ये आ गया स्प्लीन, अब इसके ऊपर लगा दिया पेरिटोनियम एंड स्टमक, सो ये आ गया पेरिटोनियम एंड स्टमक। ठीक है, तो स्टमक बेड बन गया, यानी हमने लेयर बाय लेयर अगर डिसेक्शन करें, सपोज अगर मैं सबसे पहले इस स्टमक को हटाऊं तो स्टमक के पीछे क्या है, लेसर सैक, तो मैंने स्टमक को हटाया, उसके पीछे लेसर सैक को हटाया, तो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा ये पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के ऊपर ये स्पाइरली अरेंज क्या दिखी मुझे, ये क्या दिखी, स्प्लेनिक आर्टरी, मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा ये स्प्लीन। ठीक है, अगर मैंने इसको भी हटा दिया तो मुझे फिर इसके पीछे क्या दिखा, ये लेफ्ट किडनी और उसके ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर बेड ऑफ स्टमक। ठीक है, सो स्टमक बेड में सबसे पहले क्या था, लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके आगे पैंक्रियाज, स्प्लीन, स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, इवन द पार्ट ऑफ दिस ओरिजिन ऑफ सीलियक ट्रंक, देन यू विल हैव योर स्टमक। ठीक है, लेकिन स्टमक के पीछे आप यहां पे ये जो कट मार्जिन देख रहे हैं, ये कट मार्जिन स्टमक के पीछे जा रहा है, देखिए ये क्या है, योर ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। सो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन इज ऑल्सो फॉर्मिंग द बेड ऑफ योर स्टमक। क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट द मस्कुलेचर ऑफ द स्टमक। देखिए मस्कुलेचर ऑफ स्टमक, जनरली आप जब भी गट पढ़ोगे आप हमेशा दो ही लेयर की बात करोगे, सर्कुलर मसल लेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। लेकिन स्टमक के अंदर हमें एक और मसल मिलती है, दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर। कौन सी मसल लेयर, ऑब्लिक मसल लेयर। ऑब्लिक मसल लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद मिलेगी सर्कुलर और फिर मिलेगी आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ठीक है, सो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर जो होती है ये वेल डेवलप है अलोंग योर कर्वेचर्स। ठीक है, सो ग्रेटर और लेसर कर्वेचर के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर बहुत अच्छे से अरेंज होती है, सर्कुलर मसल यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होती है, और स्टमक जो है उसके अंदर इट possesses वन मोर लेयर, दैट इज द ऑब्लिक मसल लेयर विच इज इनसाइड द सर्कुलर मसल लेयर। ठीक है, सो अंदर से बाहर तीन लेयर क्या होगी, ऑब्लिक मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। नाउ ये जो ऑब्लिक मसल लेयर होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए एरिया इज नोन एज गैस्ट्रिक कैनाल। और ये गैस्ट्रिक कैनाल हमें कहां मिलता है, ये गैस्ट्रिक कैनाल हमें मिलता है अलोंग योर लेसर कर्वेचर। तो ये जब आप स्टमक बनाओगे तो इस स्टमक के लेसर कर्वेचर के अलोंग यहां पे अंदर की तरफ एक कैनाल नजर आती है, ये जो कैनाल है ये कैनाल कहलाती है आपकी गैस्ट्रिक कैनाल। इस गैस्ट्रिक कैनाल का क्या यूज है कि जो भी फ्लूइड हम लेते हैं वो फ्लूइड सबसे पहले इस कैनाल के थ्रू होता हुआ सीधा कहां चला जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है। इसीलिए अगर सपोज एक पेशेंट है जिसने कोई कोरोसिव या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड पी लिया गलती से, सो इफ देयर इज ए फॉलोइंग हिस्ट्री ऑफ द कोरोसिव और द एसिड, सो यहां पे लेसर कर्वेचर के अलोंग स्टमक में डैमेज होने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज वो जो फ्लूइड है, जो एसिड है, वो इस गैस्ट्रिक कैनाल को पार करते हुए आगे जाएगा। और दैट्स व्हाई यहां की जो लेसर कर्वेचर की जो म्यूकोजा है, इट इज वेरी हाईली ससेप्टेबल फॉर सच काइंड ऑफ द एसिड्स और कोरोसिव मटेरियल्स। क्लियर? Now we'll see the blood supply in very brief. We have already discussed the celiac trunk, so this is my sincere suggestion that you just go behind and check my video on the celiac trunk, जहां पे हम ये सारी branches discuss कर चुके हैं। यहाँ पे जो branches
हैं जो स्टमक से रिलेटेड है वो राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड योर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये जो दोनों आर्टरीज होती हैं ये हमें कहां मिलती हैं? ये मिलती हैं लेसर ओमेंटम में अलोंग द लेसर कर्वेचर। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ये दोनों आर्टरी हमें कहां मिलती हैं? अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर। एंड यहां पे इस ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग आपको एनास्टोमोसिस मिलेगा। यहां पे जो एनास्टोमोसिस होगा वो किसमें होगा? यहां पे ग्रेटर ओमेंटम, क्लियर? सो ग्रेटर ओमेंटम के अपर बॉर्डर में आपको ये एक और एनास्टोमोसिस मिलेगा। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपको यहां मिलती है अलोंग द लेसर कर्वेचर, ठीक है। इसके अलावा इट आल्सो सप्लाइड बाय द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज विच आर द ब्रांचेस ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी। नाउ ये जो 5 ब्रांचेस लिखी हुई हैं, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच सप्लाई द स्टमक, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच सप्लाई द स्टमक। बच्चे ज्यादातर गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज पे टिक करते हैं, बट यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, आंसर क्या है? आंसर है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। आंसर क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी टू सप्लाई ब्लड? आंसर इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। Sometimes the stomach also receive the blood supply from the inferior phrenic artery. जो आपका ऊपर वाला पार्ट है जो डायफ्राम के एडजेसेंट है, यहां पे कुछ कंपोनेंट ऑफ ब्लड कहां से आता है? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से भी आता है, क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट द वेन? व्हेन यू विल सी द वेन्स, वेन्स जनरली जाती हैं कहां पे? पोर्टल वेन में। बिकॉज जब आप फॉर्मेशन ऑफ गट पढ़ते हैं तो गट के अंदर फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इसका जो वीनस ड्रेनेज आप पढ़ोगे देन यू विल रियलाइज कि आपके पास सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अलोंग सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अलोंग इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है। लेकिन जो सीलियक आर्टरी है उसकी जो ब्रांचेस हैं उनके अलोंग वेन तो है, बट वहां पे कोई सीलियक वेन नहीं होती है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, देयर इज नथिंग लाइक सीलियक वेन, ठीक है। सो जो आपका स्टमक है उसकी जो भी ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस जहां जहां आर्टरी जा रही है उनके साथ साथ आपको वेन मिलती है, और वो जो वेन्स आ रही हैं दीज वेन्स विल ड्रेन ईदर डायरेक्टली इनटू द पोर्टल वेन और इन द स्प्लेनिक वेन और इन द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। लेकिन यहां पे कोई सीलियक वेन नहीं होती कि सारी वेन्स मिलके कोई एक सीलियक वेन बना ले, ठीक है। सो व्हेन यू विल सी द वीनस ड्रेनेज, द वेन्स ऑफ द सेम नेम accompanies the artery and they will drain into the portal vein. So this is the important thing कि स्टमक जो है उसका ब्लड कहां जाके ड्रेन होता है? आंसर इज पोर्टल वेन में ड्रेन होता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन अगेन, विच इज द कोरोनरी वेन ऑफ स्टमक? कोरोनरी वेन ऑफ स्टमक इज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। देखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द मेन सप्लाई of blood to the stomach and left gastric vein is known as coronary vein of the stomach. So left gastric artery और left gastric vein दोनों पे ही एक एक सवाल है, एक को बोलते हैं coronary vein और दूसरी क्या है? major source of blood supply to the stomach. Then I already told you कि जो pre-pyloric vein होती है वो पाइलोरस के एंटीरियर पार्ट में होती है, बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वेन के साथ कोई accompanying आर्टरी नहीं होती। देयर इज नो accompanying आर्टरी विद दिस प्री पाइलोरिक वेन, ठीक है। सो यहां पे जो आप वीनस ड्रेनेज पढ़ रहे हैं तो वीनस ड्रेनेज में बहुत शॉर्ट में आपको याद रखना है कि सारा ब्लड कहां चला गया? पोर्टल वेन में, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन को क्या बोलते हैं हम? कोरोनरी वेन बोलते हैं, ठीक है। सो इन दिस पार्ट ऑफ द स्टमक what we have discussed basically the presenting areas of the stomach, जहां पे आपको स्टमक के सारे पार्ट्स अच्छे से आने चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने बताई कि हम ब्रीफ में हमें ब्लड सप्लाई याद रखनी है, एंड इफ यू वांट टू सी द डिटेल यू गेट सी द माय क्लास ऑफ द सीलियक ट्रंक, एंड यू शुड नो वेरी क्लियर अबाउट द स्टमक बेड. So this is all about this lecture. Thank you.